हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आज हम कंटिन्यू करते हैं नंबर सीरीज, वही जो सिलसिला चल रहा था नंबर सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम जो देखने वाले हैं गुणनखंड। सवाल उठते हैं ना, एक मार कर देते हैं। सवाल उठते हैं ना कि जैसे किसी भी कोई भी बड़ा नंबर है, उसके कितने गुणनखंड होंगे, उसमें से कितने सम होंगे, कितने विषम होंगे, कितने इवन फैक्टर होंगे, कितने ऑड फैक्टर होंगे। इन सारे सवालों का जवाब आज अपन देख लेंगे, ठीक है। वैसे इनसे सवाल तो आते हैं, एक ना एक सवाल जरूर आ जाता है, उन सारी चीजों को हम देख लेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मुझे एक बात बताओ, क्या आपने बचपन में ये मेथड देखा है? क्या देखा जरूर होगा। 120 को अगर पॉइंट सुनना, अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ना चाहो, किसमें तोड़ना चाहो? अभाज्य गुणनखंडों की घातों में। तो कैसे तोड़ सकता हूँ? 2 से कितने बार जाएगा? 7 बार। 2 से कितने बार? 30 बार। 2 से कितने बार? 15 बार। 2 से कितने बार? 5 बार। 5 से कितने बार? 1 बार। ये चीजें आपने देखी होंगी और बचपन में इसको कर करके खूब नंबर उठाया है आपने, ठीक है। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपसे बोलूं कि 120 को अगर मैं लिखना चाहूं तो 2 की घात 3 और 3 की घात 1 और 5 की घात क्या लिख सकता हूं? 1 लिख सकता हूं। अब आप सोचोगे ये मैं क्यों सिखा रहा हूं? क्योंकि अगर आपको किसी भी नंबर को समझना है तो सबसे जरूरी चीज होता है नोट, जो बोल रहा हूं, अभाज्य गुणनखंडों के घातों में तोड़ना, ठीक है। देखिए 2 भी अभाज्य नंबर है, 3 भी अभाज्य नंबर है, 5 भी अभाज्य नंबर है। इसको मैंने 6 में नहीं लिखा, 15 में नहीं लिखा, हमेशा अभाज्य में तोड़ा। अब जो जो सवाल बनते हैं एग्जाम में, उन सारे सवालों को हम देखते जाएंगे, ठीक है। तो जो सबसे पहला सवाल बनता है कि नंबर ऑफ फैक्टर बताएं। नंबर ऑफ फैक्टर मतलब क्या होता है कि आप ये बताएं कि 120 के कितने गुणनखंड हैं, कितने गुणनखंड हैं, आपको ये बताना है। तो अगर हम एक छोटे नंबर की बात करें, जैसे मान लो 6 की बात करूं, तो 6 के कितने गुणनखंड होंगे? गुणनखंड का मतलब ऐसे कितनी संख्याएं होंगी जो 6 को भाग देंगे। तो आप निकालना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं, भाई 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 खुद होगा। तो देखिए 6 के कितने आगे? 1 2 3 और 6 आगे। लेकिन 6 की जगह अगर 120 पूछ ले तो आपको निकालने में तकलीफ हो सकती है। तो कैसे निकालते हैं जरा देखिए। कोई भी नंबर पूछे, सबसे पहले उसको इस तरीके से लिख लेंगे। तो कोई भी नंबर हो तो क्या मैं उसको एक जनरल फॉर्म में लिखना चाहूँ, मतलब एक समान तरीका, तो उसको ऐसा नहीं लिख सकता a की घात r, b की घात r s और c की घात t। a की पावर r, b की पावर s, c की पावर t। मतलब हर नंबर को इस फॉर्म में या फिर इस रूप में लिखा जा सकता है। अब नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए आप क्या करेंगे? जो पावर है ना, जैसे 3 r s और t, इसको एक एक बढ़ा लीजिए। क्या करिए? एक एक बढ़ा लीजिए। आप जब r को एक बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? r प्लस 1, s को एक बढ़ाएंगे s प्लस 1 और t को एक बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? t प्लस 1। अगर आप इस नंबर को 120 मान लें तो मुझे बताइए क्या r की जगह यहाँ पर 3 दिया हुआ है? हाँ, 3 प्लस 1 4, s की जगह 1 दिया हुआ, 1 प्लस 1 2, t की जगह भी यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है, 1 प्लस 1 2, तो 4 चौक कितना हो जाएगा? 16। मतलब कि ऐसे 16 नंबर हैं, ऐसे कितने? 16 नंबर हैं जो 120 को पूर्णतः भाग देते हैं या फिर 120 के 16 गुणनखंड हैं। अब अगर आप इसको चेक करना चाहो तो ऐसे चेक कर सकते हो। ये आपका फॉर्मूला बन गया, ठीक है ना। इसको थोड़ा ध्यान रखना। क्यों होता है मैं बता दूंगा अभी, क्योंकि हमें जानना चाहिए क्यों होता है। लेकिन पहले एक बार चेक तो कर लें हम कि भाई जो 16 निकाला है, जो 16 नंबर है वो सही निकाला है, गलत निकाला है। तो चलो 120 के पहले फैक्टर ही मैं लिख लेता हूं। तो मुझे बताओ, अगर 120 के फैक्टर लिखना चाहो तो आप मुझे बताओ क्या 120 का फैक्टर 1 है कि नहीं? हाँ। 2 है? हाँ। 3 है? बिल्कुल। 4 5 6 बिल्कुल। 7 है? नहीं है। 8 है? 10 है? 12 फिर 15। मेरे साथ बोलते रहा करो, जहां पर बैठा रहा करो मेरे साथ बोलते रहा करो, जिससे तुम्हारा इंटरेस्ट बना रहेगा, तुम्हारी आवाज मुझे घर से भी आ जाएगी, ठीक है। 15, उसके बाद क्या हो जाएगा भाई? 20, फिर क्या हो जाएगा? 24, फिर क्या हो जाएगा? 30, फिर 40 60 और 120। एक बार चेक कर लेते हैं क्या 16 नंबर है।
अगर नहीं होंगे तो देख लेंगे। 1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, हाँ पूरे के पूरे 16 हैं। तो मतलब 120 के 16 गुणनखंड आपके सामने लिखे हुए। तो आपने जो निकाला था बिल्कुल ऐसे निकाला था। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा कैसे होता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है भाई, ये फॉर्मूला क्यों कारगर है, तो मैं आपको इसका थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ जिससे आपको ज्यादा इंटरेस्ट आ जाएगा। तो इस हिस्से का बोर्ड का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। मुझे एक बात बताओ, जब मैंने 120 को जब 2 की घात 3 में तोड़ा था, 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है 8। इसका मतलब ये है कि 120 के अंदर 8 है, तो मुझे बताओ क्या उसके अंदर 2 की घात 1 होगा? हाँ। 2 होगा? हाँ। 2 4 8, क्या बोल रहा हूं जरा समझ में आ जाएगा। 102 की घात जो 3 है, सबसे बड़ी घात कितनी? 3। तो 120 के अंदर 2 की घात 0 भी होगा, 2 की घात 1 भी होगा, 2 की घात 2 भी होगा और 2 की घात 3 भी होगा। ऐसे अगर 3 की घात यहाँ पर 1 लिखा हुआ, क्या लिख सकता हूँ? 3 की घात 0, 3 की घात 1, 5 की घात 0 और 5 की घात 1। ये मैंने क्या लिखा है, बस इस बात को समझ लो। मैंने यहाँ पर ये लिखा है कि भाई अगर 120 के अंदर 2 की घात 3 है तो इसका मतलब ये है कि 120 8 से भाग जाता है। यदि 120 8 से भाग जाता है तो वो 4 से भी भाग जाएगा, और 4 कुछ और नहीं है, 2 की घात क्या है? 2। वो 2 से भी जाएगा, 2 और कुछ नहीं है, 2 की घात 1, और 1 से भी जाएगा जो है 2 की घात 0। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर 4 फैक्टर जो 2 के रूप में लिखे हैं, 3 फैक्टर जो 2 के रूप में लिखे, 2 फैक्टर जो 3 के रूप में लिखे हुए हैं, और 2 फैक्टर जो 5 के रूप में लिखे हुए हैं। ये 4 लोग इन 2 लोगों से मिलेंगे तो क्या 8 फैक्टर नहीं बनाएंगे? और ये 8 लोग इन 2 लोगों से मिलेंगे तो क्या 16 फैक्टर नहीं बनाएंगे? तो 16 गुणनखंड आपने ऐसे भी निकाले थे। ये जो मिलने का मतलब ये है, समझ लो थोड़ा सा, कि जैसे 2 नंबर हैं a प्लस b और एक और नंबर है c प्लस d, जब इन 2 नंबरों को इन 2 नंबरों से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे? 4 आएंगे। इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझा रहा हूं, समझना कि एक जब 1 से बनेगा मिलेगा तो 3 की घात 0 क्या होता है? 1, तो 1 बनेगा, और 1 120 का एक फैक्टर बनेगा। यही 1 जब 3 से मिलेगा तो क्या बनेगा? 3, और 3 भी 120 का एक फैक्टर बन गया। और ये 1 जब 5 से मिलेगा तो क्या बनेगा? 5, 5 भी 120 का फैक्टर। इसी तरीके से 2 की घात 1 भी मिलेगा, 2 की घात 2 भी मिलेगा, 3 भी मिलेगा, 4 भी मिलेगा। ये चारों मिलेंगे इन 2 से तो कितना बनाएंगे? 8। जब यहाँ पर 8 बन जाएंगे और ये 8 जब 2 से मिलेंगे तो कितना बनाएंगे मेरे दोस्त? 16। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है, लेकिन एग्जाम में आपको क्या करना है? घातों को बढ़ा कर देना। एक नंबर और ले लेते हैं छोटा सा, ताकि आपको जल्दी से। मैं बोल रहा हूँ 36 के कितने फैक्टर होंगे, तो मतलब 36 को क्या अब तो मालूम है 4 × 9 लिख सकते हैं। 4 मतलब 2 के ऊपर 2, और 3 के ऊपर कितना आ जाएगा मेरा भाई? 3 के ऊपर कितना आ जाएगा? 2। तो देखो कुछ नहीं करना, क्या सिखाया अभी आपको? इन पावर को क्या करना है? बढ़ा देना। 2 को 1 बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा? 3, और इसको भी 2 के बढ़ा दोगे 3 तो कितना आ जाएगा? 9। तो कितने 36 के कितने फैक्टर आ जाएंगे? 9 फैक्टर आ जाएंगे। आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। लेकिन अब सवाल और भी बनते हैं। सवाल क्या क्या बनते हैं मेरे भाई? सवाल ये बन सकता है आपसे, अगर पूछना चाहे एग्जामिनर, आपने तो फैक्टर निकाल लिए, लेकिन अगर वो आपसे ये पूछ ले कि भाई ऐसे कितने फैक्टर हैं 120 के जो ऑड है, ऑड मतलब विषम फैक्टर है, तो अगर आपके पास सामने फैक्टर लिखा हुआ हो तो आप आसानी से बता दोगे कि भाई 3 ऑड है, 5 ऑड है। ये देखो ऑड फैक्टर है, विषम फैक्टर 3 है, 5 है, उसके बाद 15 है और 1 है, 4। लेकिन अगर बड़ा नंबर दे दे तो आप तो ये नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए क्या करोगे? जो मेथड बताना उसको समझो। करना क्या है, अगर आपसे ऑड फैक्टर बोले, क्या पूछे? ऑड फैक्टर। जो हिंदी मीडियम वाले मेरे भाई वो सुन ले, विषम गुणनखंड, विषम गुणनखंड अगर बोले तो क्या करना है? करना ये है, मुझे एक बात बताओ, विषम कोई संख्या कब बनती है? जब उसमें 2 नहीं होता। आप बोलेंगे अगर इस चीज को देखो, इस स्ट्रक्चर को देखो पहले।
आप बोलेंगे कि यार अगर मैं सारे जो गुणनखंड हैं उनमें से 2 हटा दूं तो मेरे विषम आ जाएंगे। तो बताओ क्या जो सम संख्या जो सम बन रहे हो जो सम गुणनखंड बन रहे होंगे वो इन्हीं की वजह से तो बन रहे होंगे, 1 2 और ये 3, क्योंकि 2 की घात 1 2 की घात 2 2 की घात 3। अगर इन दोनों को मैं हटा दूं, इन दोनों को मैं इन तीनों को हटा दूं तो क्या बाकी सारी विषम संख्याएं नहीं बनी? हाँ। तो जरा देखो कैसे निकालना है विषम फैक्टर। आपको जब विषम निकालना है तो 2 को क्या कर लेना है, हटा लेना है। जब 2 को हटा लोगे तो 120 के बारे में देख लेते हैं। 120 के बारे में अगर मैं तुमसे बोलूं तो ये क्या लिखा हुआ था, 2 के ऊपर 3, 3 के ऊपर 1 और 5 के ऊपर 1। अगर आपको विषम निकालना है तो विषम में 2 को नहीं लेना है। फिर क्या करेंगे, बाकी जो अभी आपने किया था वही करेंगे। 3 की घात 1 लिखी हुई तो 1 को 1 बढ़ाइए 2, 1 को 1 बढ़ा दीजिए कितना हो जाएगा 2, और 2 दूनी कितने आ गए 4, तो 4 फैक्टर आ गए। तो ऐसे 4 विषम फैक्टर होंगे किसके, 120 के। इस अगर पिक्चर से समझना चाहते हैं तो देखो ये तीनों नहीं चलेंगे। क्यों नहीं चलेंगे, क्योंकि ये भी सम बना देगा, ये भी सम बना देगा और ये भी क्या बना देगा, सम। इनको हटा लो तो 1 जब 2 से मिलेगा कितना बनाएगा 2, और जब 2 2 से मिलेंगे कितना बनाएंगे 4। विषम फैक्टर कितने आ गए हैं 4। लेकिन अगर मैं आपसे सम फैक्टर पूछ लूं तो सवाल तो सबका ही बन सकता है, सम गुणनखंड। या फिर आपसे मैं पूछ लूं इवन फैक्टर, तो आप क्या करिएगा, सम गुणनखंड अगर मैं आपसे पूछ लूं तो भी घबराना नहीं है। कुल फैक्टर कितने हैं 16, उसमें से विषम कितने आ गए आपके 4। फिर से बोल रहा हूं, विषम निकालने के लिए आपने क्या किया, 2 को नहीं लिखा, बाकी सब वही काम कर दिए जो पहले कर रहे थे। 16 में से 4 घटा दीजिएगा तो क्या आपके पास सम गुणनखंड नहीं आएंगे? हाँ, 16 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 12। तो 12 ऐसे फैक्टर होंगे 120 के जो सम होंगे। आप चेक करके देख लो, 2 है, 1, 4 है, 6 है, 8 ऐसे करके गिन के देख लेना, ठीक है। तो आपने क्या क्या सीख लिया, कुल फैक्टर निकालना सीख लिया, विषम निकालना सीख लिया। विषम में आप क्या करते हैं, विषम में आप 2 को छुपा लेते हैं। सम निकालना है तो सम के लिए क्या करें, कुल में से आप क्या घटा देंगे 4, विषम को घटा देंगे तो आपको क्या आ जाएगा, सम फैक्टर आ जाएंगे। अब बात यह है कि मान लो डायरेक्ट निकालना हो, आपको डायरेक्ट सम गुणनखंड निकालना है। तो जरा देखो मैं जो आप पहुंचाना पा रहा हूं, मैं आप एक भावना आपके पास पहुंचाना चाह रहा हूं, समझो, ठीक है ना। इस बात को थोड़ा समझना है बात को कि भाई अगर मुझे इवन फैक्टर ही निकालने हैं, अगर मुझे इवन फैक्टर ही निकालने हैं तो मैं अभी सारे नंबर 120 की बात कर रहा हूं। 120 के गुणनखंड आपने कैसे लिखे थे, ऐसे ही तो लिखे थे। हाँ, अगर मुझे इवन निकालना तो नोट कर लेना भाई। देखो इवन के लिए ये नंबर है जो इवन नहीं बनाएगा, बाकी सब बनाएंगे। मतलब 2 की घात 0 नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। ये थोड़ा गहराई में बता रहा हूँ, डिटेल में बता रहा हूँ, समझना। तो 2 की कितनी घातें चलेंगी, 3 चलेंगी, और 3 इसके तो दोनों चल जाएंगे और इसके भी दोनों चल जाएंगे। तो इवन के लिए नोट करना, अगर आपको डायरेक्ट निकालना है तो आप ये करेंगे 2 की जो घात है ना इसको नहीं बढ़ाएंगे। तो नोट, इवन के लिए 2 की पावर नहीं बढ़ानी है, नहीं बढ़ानी है। इस बात को एकदम नोट कर लो। ये क्या है 3, तो 3 का 3 ही रहने दो। इसको बढ़ाओगे क्या, हाँ इसको बढ़ाना है। 1 को 1 बढ़ाओ कितना हो जाएगा 2, 1 को 1 बढ़ाओगे 2, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको इवन फैक्टर निकाल के दिखाया था, कितना आ गया था 12 आया। अब अगला सवाल क्या उठता है, चलो ये बात समझ में आ गई। अगला सवाल ये उठता है कि आपसे ये पूछ ले गर्मी आ गई है भाई, और जयपुर में तो बहुत सारी गर्मी है, ठीक है। अब अगला सवाल आपसे पूछ सकता है, मान लो वो ये पूछ ले कि ऐसे कितने फैक्टर हैं 120 के, 120 के कितने फैक्टर, या फिर आप इसको बोलें गुणनखंड, गुणनखंड 5 के गुणांश हैं, 5 के गुणांश, मतलब 120 के ऐसे कितने फैक्टर हैं जो 5 के गुणांश हैं।
वो 5 का पूछ सकता है, 15 का पूछ सकता है, 6 का पूछ सकता है। तो आपको क्या नोट करना है, सबसे पहले कोई भी सवाल पूछे, कहीं पर कुछ भी पूछे, ऐसे फैक्टर के सवालों में मैं 120 की ले ले रहा हूँ, तो आपको चुपचाप पहले क्या कर लेना, उसको तोड़ लेना है। क्या ऐसे 2 के ऊपर 3, 3 के ऊपर 1 और 5 के ऊपर, यहाँ पर 5 का गुणांक पूछा है, तो जिसका भी गुणांक पूछे ना, तो सबसे पहले वो बना लो। 5 का गुणांक पूछ रहा है तो आप 5 को साइड में ले लो, ले लिया 5 को साइड में। अब फिर वही काम क्या करते हो, एक एक बढ़ा देते हो, बस इसका मत बढ़ाना, बाकी सबका बढ़ा लेना। 2 की घात 3 है, 3 को एक बढ़ाओ कितना हो जाएगा 4, 1 को एक बढ़ाओ कितना हो जाएगा 2, तो 4 दूनी 8। मतलब कि 8 नंबर ऐसे हैं जो 120 के गुणांक हैं और 120 के फैक्टर है, गुणनखंड है, और 5 के गुणांक भी चेक करना चाहो तो यहां से चेक कर लो। देखो एक तो 5 हो गया, 1 2 3, 20 हो गया 4, 30 हो गया 5, 40 हो गया 6, 60 हो गया 7 और 120 कितने हो गए 8। तो देखो आपने 8 निकाले। अब अगर आपसे ये पूछ ले, चलिए अगला सवाल अगर आपसे पूछ ले कि चलो आप ये बता दो कि 15 के कितने होंगे, तो 15 के अगर निकालने तो फिर वही काम आपको अब क्या बना लेना है 15। तो इस 3 को 5 के साथ चिपका दो तो कितना बन जाएगा 15, बचेगा क्या 2 की घात 3। तो 120 को अगर लिखना चाहूं तो 2 की घात 3 और 15 भी लिख सकता हूं, है ना। मैंने क्या किया 15 बना लिया। अब भाई बचा तो सिर्फ 1 2 है, उसके ऊपर कितने बचे 3, तो सिर्फ इसी को बढ़ाओगे, 3 को एक बढ़ा दो कितना हो जाएगा 4। तो मतलब 120 के 4 गुणनखंड ऐसे होंगे तो 15 के गुणांक होंगे, 15 के गुणांक होंगे। तो देख लो एक तो 15 हो गया, हाँ 30 हो गया, हाँ 2 60 हो गया, हाँ 120 हो गया, कितने हो गए 4 हो गए। अब आप होमवर्क ये है कि आप ऐसे करके बनाना। अब आपसे अगर 6 का पूछ ले तो 6 पहले बना लो, 6 लिख लो, 6 लिख लिए तो बचेगा क्या 2 के ऊपर 3, 2 के ऊपर 2 और क्या बचेगा 5। अब आप इस 6 को साइड में ले, ये आपका होमवर्क है। होमवर्क क्या है मैं लिख दे रहा हूँ, होमवर्क ये है कि आपको ये निकालना है कि भाई 6 के कितने गुणांक होंगे आपके बनाना। करोगे क्या 6 लिख लेना, उसके बाद जो जो बनेगी, जो जो नंबर बनेंगे और जो जो घातें बनेंगी उनको बढ़ा के कर लेना, सिर्फ और सिर्फ 6 को नहीं करना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे एक सवाल क्या बन सकता है, देखो अब आगे ये सवाल बन सकता है, 2 सवाल और करते हैं उसके बाद फिर मैं आज की क्लास नहीं रुकूंगा। अब आगे एक सवाल ये बन सकता है कि अगर वो आपसे ये पूछ ले कि भाई 120 के जितने गुणनखंड है या फिर जितने गुणनखंड है, जितने फैक्टर हैं, उनका योग कितना है। तो आपसे अगर सवाल ये पूछे सम ऑफ ऑल द फैक्टर ऑफ 120, मतलब 120 के सभी गुणनखंडों का योग कितना होगा। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले फैक्टर में एक नोट लिख लो कि उनको ऐसे तोड़ना है। तो जैसे अगर आपके 2 की घात 3 है ना, तो आपको क्या करना है, कहां तक ले जाना है, 0 से लेके जो लिखा है उसको बस लाइन से लिख दो। ये जो लिखा है ना मैंने, इसको लाइन से लिख दो। 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2 और 2 की घात 3 लिख लिया। 3 के लिए भी ऐसे लिख लो, 3 के ऊपर 0, 3 के ऊपर 1, 5 के ऊपर 0 और 5 के ऊपर 1, ऐसा लिख लिया क्या। देखो ये कितना है, 2 की घात 3 8, 8 और ये कितना हो जाएगा 8 4 12, 12 और 2 14, 14 और 1 कितना हो गया 15, 3 1 4 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 और 1 6, तो 15 चौको 60 और 60 इंटू 6 कितना हो गया 360। इसका मतलब यदि आप 120 के सारे गुणनखंडों को, ये जो मैंने लिखे हैं, इसको आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा 360। हो सकता है नहीं समझ में आया हो तो एक और नंबर ले लेता हूं। जैसे अगर मैं आपसे बोल दूं कि अगर आपसे पूछ ले सम ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 36 ही ले लेते हैं 36, तो कुछ नहीं करना, आपको 36 को तोड़ना है किसमें, आपको मालूम कैसे तोड़ते हैं, 2 के ऊपर 2 और 3 के ऊपर 2, यहां तक कर लोगे, कितना आसान। फिर क्या करना, आप 2 के ऊपर 2 है ना, तो 0 से स्टार्ट करना, 2 के ऊपर 0, 2 के ऊपर 1, 2 के ऊपर 2, मेरे साथ बोलो, 3 के ऊपर 0, 3 के ऊपर 1 और 3 के ऊपर 2। देखो ये कितना हो जाएगा 4 2 6 1 7, ये कितना हो जाएगा 9 3 12 और 9 और 3 12, 12 और 1 13, तो 13 सत्ते
कितना आ गया 91। ठीक है क्या, इसी के सम ऑफ ऑल फैक्टर निकालना। एक आखिरी चीज देखते हैं, अभी बचा बहुत कुछ है लेकिन वीडियो अपन ज्यादा बड़ी नहीं बना सकते, तो अगले वीडियो में मैं कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, तो सम ऑफ फैक्टर निकाल लिया। अब आपसे गुणनफल पूछ ले या फिर आपसे बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। अगर आपसे पूछ ले कि भाई 120 के जो गुणनखंड हैं या फिर फैक्टर हैं जो मैंने लिखे, इनका गुणनफल कितना होगा, पहले मैं लॉजिक दे रहा हूं, समझना। मुझे बताओ, अगर इन सबको गुणा करने जाऊंगा तो इसको थोड़ा सा सेपरेट जिस नजर से दिखाना चाह रहा हूं समझना ना। ये 1 का गुणा जब 120 से होगा तो कितना बन जाएगा 120। जब इस 2 का गुणा 60 से होगा तो भी क्या बनेगा 120। ये 3 का गुणा किससे होगा 40 से, तो भी क्या बनेगा 120। 4 का गुणा 30 से होगा तो भी क्या बनेगा 120। और आखिरी में अगर वैसे बढ़ाते जाओगे तो 10 का गुणा किससे होगा 12 से, तो भी क्या बनेगा 120। तो अगर आप देखो कि जो 16 नंबर थे वो जोड़े बन के क्या 8 नहीं बनेंगे? हाँ बिल्कुल बनेंगे, 8 जोड़े बन जाएंगे। तो अगर आपको प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर निकालना है तो मैं इसका थोड़ा सा फॉर्मूला दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। क्या करना है आपको, नंबर लिखना है। नंबर कौन सा हो सकता है, 120 हो सकता है, कुछ भी, वो नंबर लिखना है। जैसे मान लीजिए वो नंबर दिया x, नंबर ऑफ फैक्टर, ये n का मतलब क्या है, कुल गुणनखंड कितने, नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर। 120 के केस में कितने हैं बताओ, 1 2 3 4 16 है, आपने निकाला है। यहाँ पे कितने 16, तो आप क्या लिखेंगे, x क्या आपका 120, 1 से 20 के ऊपर 16/2 कितना आ जाएगा 120 के ऊपर 8। अभी भी आपने देखिए जब जोड़े बनाए थे तो कितने आए थे, 8 आए। तो ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। एक और नंबर ले लेता हूं तो आपके लिए आसानी आएगी। जैसे मैं आपसे बोलूं, वही फिर से एक नंबर रिपीट ले रहा हूं, 36। 36 के गुणनखंडों का या फिर गुणनखंडों का गुणनफल कितना होगा, तो वही काम, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, 2 के ऊपर 2 और 3 के ऊपर क्या लिख देना है, तो 36 मतलब कोई और लगा, क्योंकि 36 एक परफेक्ट स्क्वायर है। इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं चलिए एक और नंबर ले लें, जैसे 24 ले लें, तो 24 को आप क्या ले सकते हैं, 2 के ऊपर 2 4, 2 के ऊपर 3 8 और 3 के ऊपर 1। अब मुझे एक बात है, क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालना। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, कुल फैक्टर कितने होंगे, इसी में सब डिवीजन। टोटल फैक्टर इसके कितने होंगे मुझे बताओ, 24 के टोटल फैक्टर कितने होंगे, 3 को 1 बढ़ाओगे 4 और 1 को 1 बढ़ाओगे कितना होगा 2 और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। तो मतलब 24 के कितने फैक्टर होंगे, 8 होंगे। आप चेक करके देख लेना, 1 होगा 2 होगा 3 होगा 4 होगा 6 होगा 8 होगा, इस तरीके से 8 3 24। अब लेकिन आपसे तो टोटल फैक्टर पूछा नहीं है, आपसे क्या पूछ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, मतलब गुणनखंडों का गुणनफल। तो कुछ नहीं करना है, आपको 24 लिखना है और उसके ऊपर कितने फैक्टर है 8, 8 बटे क्या लिख देना 2, तो कितना आ जाएगा 24 के ऊपर कितना आ जाएगा। ठीक है, होपफुली आज आपको समझ में आया होगा। और ज्यादा लंबे वीडियो नहीं बना सकता क्योंकि उसको अपलोड करने में दिक्कत आती है, घर से हैं, घर में भी बैठे हो, घर से ही बना रहे हैं वीडियो, तो आपको अच्छा समझ में आया होगा। और नहीं आया तो एक बार फिर से रिपीट कर लेना, और भी नहीं आया तो एक बार फिर से रिपीट कर लेना। अगर फिर भी नहीं है तो क्लास में मिलेंगे ही, वहां पर ज्यादा अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, चलो बाय, थैंक यू।